Hello guys, Ricky here. Actually, hmm. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। ब्रीफ हिस्ट्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए इंटरनेट की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज यूज्ड हुई हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट बीच में आए हैं। तो हम सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते, हम सारी टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते, तो हम बहुत ही मेजर पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। दैट इज़ वाई आई सेड इट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। तो इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं ये चाहता हूँ कि आप अज्यूम करो कि हम 1962 में हैं। मैं जानता हूँ आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि हम 1962 में हम वीडियो कैसे देख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप ये मान लो कि हम यहाँ पे आकाशवाणी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अज्यूम करो कि हम 1962 में, इससे आपको मज़ा आएगा आगे वीडियो देखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया देखो, बात है 1962 की और एजेंसी का नाम है आरपा। आरपा यूएस की एक डिफेंस एजेंसी है, आजकल इसे डारपा भी कहते हैं। डा डी यहाँ पे सिर्फ डिफेंस के लिए ऐड किया गया। दैट इज द डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इट वाज प्रीवियसली नोन एज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो ये क्या चाहती थी? सीधी सी बात है कि जो आरपा है वो गवर्नमेंट रन एजेंसी थी। तो गवर्नमेंट यूएस की ये चाहती थी कि इस पे जो जितने भी रिसर्च हो रहे हैं आरपा पे रिसर्च करना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि यूएस अपने कंपैटिटर से आगे रहना चाहती थी। तो इसने अपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ को बोला कि आप इस पे रिसर्च करो। और उस वक्त कंप्यूटर्स बहुत ही महंगे हुआ करते थे, बहुत ही बड़े साइज़ में हुआ करते थे। तो यूएस की गवर्नमेंट ने सीधा कह दिया कि भैया देखो, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर्स तो थे ही, बट हम हर डिपार्टमेंट के लिए कंप्यूटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। उस वक्त बहुत ही महंगे होते थे कंप्यूटर्स। तो उन्होंने बोला कुछ ऐसा सिस्टम निकालो, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी निकालो जिससे कि हम एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकें, ताकि हम एक जगह बैठ के बहुत सारा काम कर सकें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक कंप्यूटर इंथुजियास्ट सामने निकल कर आए जिनका नाम था जेसीआर लिकलेडर। जेसीआर लिकलेडर एमआईटी के प्रोफेसर थे और रिसर्चर थे। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया गैलेक्टिक नेटवर्क का। गैलेक्टिक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बहुत ही सीधा है। लाइक दो चार कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, उनके एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। सो ये था कॉन्सेप्ट गैलेक्टिक नेटवर्क का। ये कॉन्सेप्ट देने के बाद जेसीआर लिकलीडर काइंड ऑफ किसी दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर गए। इसके बाद इनका कोई जिक्र नहीं हुआ। इसके बाद आरपा ने ऑफिशियली 1967 में एक प्रोजेक्ट फॉर्म किया जिसका नाम था आरपा नेट। और आरपा नेट सबसे पहला इंटरनेट था। आप ये समझ लो कि आरपा नेट इज अ काइंड ऑफ पिकाचू ऑफ राइचू फ्रॉम पोकेमोन। यू नो, राइचू एक इंटरनेट है और आरपा नेट एक पिकाचू है। सो दैट इज द स्मॉल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। तो रिसर्च जारी जारी रहा और इन इन बिटवीन लाइक फ्रॉम 1962 जहाँ पे गैलेक्टिक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आया टू 1969 जहाँ पे पहली इंटरनेट कनेक्टिविटी बैठी थी फ्रॉम बिटवीन द टू कंप्यूटर्स। इनके बीच में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लियोनार्डो क्लेनड्रॉक। लियोनार्डो क्लेनड्रॉक अपने कॉलेज डेज से ही ये लाइक एक कॉन्सेप्ट पे रिसर्च कर रहे थे जिसका नाम था पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के कॉन्सेप्ट पे लाइक ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि पहले जो डेटा हम सेंड करते थे वो गुट में नहीं सेंड करना था। लाइक एक बार में 100 MB नहीं सेंड करनी थी। तो अगर एक बार में हम 100 MB सेंड भी करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इनका ये कॉन्सेप्ट था कि हम 100 MB को हम डिवाइड कर दें स्मॉल पार्ट्स में, 10 MBs में या 1 MBs में, उसके बाद सेंड करें। तो ये था कॉन्सेप्ट पैकेट स्विचिंग का जिस पे ये काम कर रहे थे। ऑन अक्टूबर 2 1969 लियोनार्डो क्लेनड्रॉक ने अपनी लैबोरेटरी में, उनकी लैबोरेटरी में जो सिस्टम था उसका नाम था सिग्मा 7। सिग्मा 7 को आईएमपी के साथ कनेक्ट किया। आईएमपी इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर है जो कि पैकेट स्विचिंग पे काम करती है। आईएमपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है इन द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट। आईएमपी बिट्स सेंड करती है। इट्स मोर लाइकली एज राउटर दैट वी कॉल नाउअडेज। आप देख सकते हो कि पहले का राउटर जो है ये कितना कितना बड़ा है। लाइक इट्स साइज ऑफ रेफ्रिजरेटर के साइज का है। आजकल तो रेफ्रिजरेटर भी इससे छोटे होते हैं और पतले होते हैं। तो अब इसको कनेक्ट किया गया पेनड्रॉक की लैबोरेटरी के सिस्टम के साथ। और जब कनेक्शन के बाद ये देखा गया कि आईएमपी से सिस्टम में दैट इज सिग्मा 7 में, सिग्मा 7 कुछ नहीं है, इनका कंप्यूटर है, उसका नाम है सिग्मा 7।
उसे होस्ट भी इन्होंने कहा है। होस्ट कहते हैं ये कंप्यूटर को यार। तो इन्होंने देखा कि आईएमपी से और कंप्यूटर्स के बीच में बिट्स फ्लो कर रहे हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट बर्थ ऑफ द इंटरनेट। आप कह सकते हो इंटरनेट ने पहली सांस ली थी वहाँ पे, जहाँ पे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में बिट्स शेयर हो रहे हैं, मैसेजेस शेयर हो रहे हैं। सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट अचीवमेंट फॉर द ह्यूमन काइंड। इसके बाद जो हुआ वो उसके लिए मुझे कोई अच्छी इमेज, मतलब कोई प्रॉपर इमेज मुझे नहीं मिली। हो सकता है इंटरनेट पे होगी, मुझे नहीं मिली, तो मैंने उसकी एक मैनुअल डायग्राम बनाई है ये। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर जो था उससे कनेक्ट किया गया था सिग्मा 7 के साथ। ये सब हो रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ही ग्लेन रॉक की लैबोरेटरी थी, और उसी में आईएमपी को इंस्टॉल किया गया था। जस्ट आफ्टर 1 month, दैट इज इन अक्टूबर 1969, इसी आईएमपी को स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किया गया, और सीधी सी बात है उनके होस्ट के साथ, जिसका नाम था प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर के साथ इसको कनेक्ट किया गया, दैट इज आईएमपी इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर। और इन दोनों के बीच जो कनेक्शन था वो था एक टेलीफोनिक वायर से, दैट वी कैन कॉल इट द, उसमें सर्किट स्विचिंग का यूज़ किया गया था। और जब पहली बार इन दोनों में कनेक्शन बैठाने की कोशिश की गई तो वो बहुत सक्सेसफुल भी रहा। मैं बता रहा हूँ कैसे, मैं बताने ही वाला हूँ कैसे। तो जब पहली बार कनेक्शन बिठाने की कोशिश की गई तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट बैठे थे एसआरआई में, दैट इज स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो यूसीएलए में जो बैठे हुए थे साइंटिस्ट, ये दोनों एक दूसरे से टेलीफोनिक कनेक्शन से कनेक्टेड थे, एक दूसरे से टेलीफोन पे बात कर रहे थे, सो दैट कि वो कंफर्म कर सके कि मैसेज जो वो सेंड कर रहे हैं वो सक्सेसफुली सेंड हो रही है या नहीं। तो सिग्मा 7 के पास जो साइंटिस्ट बैठे हुए थे उन्होंने टाइप किया, एक्चुअली दोनों में कनेक्शन बैठने के लिए लॉगिन टाइप करना था। सिग्मा 7 टाइप करती LOG, और PDP टाइप करने वाली थी IN, और अगर IN सिग्मा 7 में रिसीव होता तो सिग्मा 7 को PDP का एक्सेस मिल जाता, और इस तरीके से दोनों कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता था। बट सिग्मा 7 में जैसे ही उन्होंने L टाइप किया, इनके साइंटिस्ट ने, वी कैन से क्लिनरॉक, लियोनार्डो क्लिनरॉक ने जैसे ही L टाइप किया और फ़ोन पे पूछा कि भाई तुझे L मिला, इन्होंने कहा हाँ भाई मिल गया। फिर इन्होंने टाइप किया O, इन्होंने पूछा भाई O मिला, इन्होंने कहा हाँ मिल गया। फिर इन्होंने टाइप किया G, इन्होंने पूछा भाई G मिल गया। ब्लैकआउट। SRI का सिस्टम, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, क्रैक कर गया, क्रैश कर गया, सॉरी, लाइक टेक्निकल इश्यूज आ गए, आप पता नहीं, उसके बाद फिर मैसेजेस पास नहीं हो पाए। बट जो कुछ भी रहा हो, ये एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका था। मैसेजेस पास हो रहे थे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, और इस तरीके से इंटरनेट पे सबसे पहला पास किया जाने वाला मैसेज बन गया लो, LO। इन्होंने टाइप किया L और O, जो कि सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद G जब टाइप किया तो ये सिस्टम क्रैश हो गया, और इस तरीके से इंटरनेट पे सबसे पहला पास किया जाने वाला मैसेज बन गया लो, LO। It's a kind of interesting thing. You can note it down if you want to. So just after 1 month, it was happened in 1969, October 1969. Just after 1 month, यही IMP node इंस्टॉल किया गया UCSA, that is University of California Santa Barbara, इनके होस्ट के साथ कनेक्ट किया गया, और इनके साथ कनेक्शन बैठाई गई, इनके साथ कम्युनिकेशन किया गया। And then just after 1 month, that is in December 1969, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में IMP इंस्टॉल किया गया उनके होस्ट के साथ, और फिर कनेक्शंस बैठाए गए, कम्युनिकेशंस की गई। सो हम ये कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द 1969 हमारे पास एक इंटरनेट, एक नेटवर्क था हमारे पास। अब ये जब चार कंप्यूटर्स आपस में जुड़ चुके हैं तो ये एक काइंड ऑफ नेटवर्क है हमारे पास, और ये था नेटवर्क ARPANET। ARPANET में और भी कंप्यूटर्स जुड़ते गए, और ये काम बिल्कुल नहीं रुका, ये चलता गया, दैट इज आज तक चलता आ रहा है। तो उस वक्त जब ये ग्रो कर रहा था तो बीच में और भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते गए, और भी होस्ट कनेक्ट होते गए इसी नेटवर्क में।
और साथ ही साथ कुछ ऐसे नेटवर्क्स भी आते गए लाइक अदर देन ARPANET। लाइक कुछ ऐसे नेटवर्क्स आ गए मार्केट में जो मेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे लाइक फर्स्ट ईमेल, आई थिंक इट वाज इन 1971। फर्स्ट ईमेल 1971 में शायद वो डिस्कवर पहला मेल भेजा गया था। और और लोगों ने और भी अदर नेटवर्क्स बनाए थे जिस नेटवर्क पे हम लाइक वेदर रिपोर्ट्स चेक कर सकते थे, गेम्स खेल सकते थे, चैटिंग कर सकते थे। ये सारी चीज़ें बीच में धीरे धीरे आने लगी जैसे ही लोग एक दूसरे के कंप्यूटर्स को एक्सेस करने लगे, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। इसी के साथ जब साइंटिस्ट्स को लगा कि यार ये सारी चीज़ें तो सीरियस होते जा रही हैं, लाइक लोगों को ऐसा लगने लगा, ये अंदाज़ा लगने लगा कि आने वाले दिनों में कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जैसा कि आज हम करते हैं, आज हर जगह कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे हो, हर जगह कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड हैं। हर जगह कहने का मतलब ये मत समझ लेना गार्डन में, हो सकता है कल को गार्डन में भी आ जाए। जैसे अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे भी कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड हैं। आप एयरप्लेन्स में ट्रैवल करते हो, वहाँ पे भी कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड हैं। आप अगर क्वारंटाइन है तो हो सकता है आप इसे घर पे बैठ के वीडियो देख रहे होगे, बट अगर क्वारंटाइन नहीं होती तो आप ये वीडियो कहीं पे भी बैठ के देख रहे होते। फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में बैठ के देख रहे हो सकते थे, आप किसी आइसोलेटेड प्लेस में बैठ के देख रहे हो सकते थे। तो हर जगह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट 2 कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे वो एक टेलीफोनिक वायर से कनेक्टेड थे। अब हर जगह वायर्स बिछाना पॉसिबल नहीं था। सो दिस वाज़ अ टोटली इम्प्रैक्टिकल आइडिया। तो विंड सर्फ एंड बॉब कैन एक नए आइडिया के साथ आए। विंड सर्फ इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंटरनेट। वो एक आइडिया के साथ आया, दैट वाज द पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल। याद रखिए कि मैंने पैकेट स्विचिंग के बारे में इसके पहले भी बताया, दैट वाज बाय लियोनार्डो क्लिनरॉक। बट इस वक्त जो पैकेट स्विचिंग है वो एक प्रोटोकॉल है, ये एक सिस्टम है जहाँ पे अब सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से टेलीफोनिक वायर से नहीं बल्कि एक कनेक्शनलेस स्विचिंग टेक्निक से कनेक्टेड होंगे। आई होप इट इज मेकिंग सम सेंस। तो पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो डेटा होता है, डेटा को हम स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको थ्रू द पाथ हम सेंड करते हैं ओवर द नेटवर्क। ओके, पैकेट स्विचिंग में मेनली दो चीज़ें होती हैं और ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला होता है हेडर, दूसरा होता है पेलोड। हेडर में एड्रेस कंटेंट होता है, मतलब उस डेटा को किस कंप्यूटर तक जाना है, उसके पास डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है हेडर में। पेलोड में होता है एक्चुअल डेटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जिस डेटा को कैरी करना है ओवर द नेटवर्क। So this is why packet switching was introduced. So here we can see how the packet switching works. For example, आप ये मान लो कि आप यहाँ पे बैठे हो रिसीवर, और ये है गूगल जो कि आपको फाइल्स दे रहा है। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया और आपने इस वीडियो की फाइल, आप अगर इन जनरल देखो तो आप इंटरनेट पे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आई मीन आप एक ब्लॉग पढ़ रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, या आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के फाइल्स को यूज़ कर रहे हो। ये वीडियो भी कहीं ना कहीं गूगल के सर्वर में एज अ फाइल पड़ी हुई है, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के फाइल्स को एक्सेस कर रहे होते हो। तो गूगल क्या करेगा कि जो ये वीडियो है या कोई भी डेटा है, उसे वो पैकेट्स में कन्वर्ट करेगा। पैकेट्स में कन्वर्ट करने के बाद नोड्स के थ्रू, जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं या हॉप्स हैं, उसके थ्रू आपको सेंड करेगा। उसकी कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होती, वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, किस टाइम पे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, उसको चूज़ करके वो डेटा आप तक पहुंचती है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लू नोड्स क्या हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे अगर आप अपने कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे जाओगे, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे, आई एम सॉरी, तो वहाँ पे जब आप टाइप करोगे ट्रेस RT ऑन विंडोज़ पे, आप टाइप विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आप टाइप करोगे ट्रेस RT विद द नेम ऑफ द URL वेयर यू वांट टू गो, तो आपको पता चलेगा कि आप में और उस यूआरएल में, फॉर एग्जांपल google.com अगर हम टाइप करते हैं, तो आप में और गूगल के नियरेस्ट सर्वर में कितने सारे हॉप्स हैं। तो उन हॉप्स के थ्रू होते हुए गूगल से आप तक डेटा आएगा। अब उसमें बहुत सारे पाथ्स होंगे, तो उन पाथ्स में से ये डेटा डिसाइड करेगा कि हमें कौन से शॉर्टेस्ट वे को चूज़ करके आप तक डेटा पहुंचाना है। सो दैट इज़ ऑल रैंडम थिंग।
The main thing here is to know how data is being packed like in small units. So this was the all concept behind the packet switching. I hope it made some sense to you guys. तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे बताना एट द एंड ऑफ द वीडियो कि ये कैसी रही। तो अब बात करते हैं कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। तो अगर हम बात करें कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, सीधी सी बात है। तो अंटिल 1977 हमारे पास एक नेटवर्क था, दैट वाज आर्पानेट, और डिफरेंट नेटवर्क्स भी थे, बट वो नेटवर्क्स सिर्फ एक आइसोलेटेड नेटवर्क्स की तरह काम कर रहे थे, आपस में कनेक्टेड नहीं थे। पहली बार 1977 में तीन अलग अलग नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट किया गया, एंड दैट वाज ऑल डन बाय विंड सर्फ एंड हिज लाइक साइंटिस्ट्स, लाइक जो भी उनके साथ काम कर रहे होंगे। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल हिम द फादर ऑफ द इंटरनेट। देयर इज अनदर रीजन दैट ही डेवलप्ड सम टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो 1977 में पहली बार तीन नेटवर्क्स को कनेक्ट किया गया था। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि आप ये मान लो कि जो तीन नेटवर्क्स को कनेक्ट किया गया था वो थे आर्पानेट, सैपनेट एंड पीआरनेट। और आर्पानेट जो नेटवर्क थी उसके कंप्यूटर्स कुछ अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे चल रहे थे, सैपनेट के कंप्यूटर्स कुछ अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे चल रहे थे, पीआरनेट के कंप्यूटर्स कुछ अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे चल रहे थे। तो सब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चल रहे हैं और सबको एक साथ कनेक्ट करना है और कम्युनिकेट करवाना है। सो दैट वाज डेफिनेटली नॉट एन इजी जॉब, सो दैट इज रियली अप्रिशिएबल दैट वाज डन बाय विंडसर्फ। दूसरी चीज़ आती है कि अब बाय द एंड ऑफ द 1977 इंटरनेट ग्रो करना शुरू कर चुका था। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारे नेटवर्क्स भी आ चुके थे मार्केट में अपार्ट फ्रॉम आर्पानेट, बट दिक्कत ये आ रही थी कि सारे नेटवर्क्स कुछ ओल्ड प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहे थे तो कुछ अपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहे थे। दूसरी चीज़ कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी जैसे IBM, HP और डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, वो इसे प्रोप्राइवेटाइजेशन के तौर पे यूज़ कर रहे थे। बट जो इंटरनेट के फाउंडिंग मेंबर्स थे जैसे विंडसर्फ थे, बॉब कैन थे, और भी जो आर्पानेट के अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने उन्होंने सोचा कि यार इंटरनेट ऐसा नहीं होना चाहिए, यार किसी की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है यार इंटरनेट। तो उन लोगों ने सोचा कि इसे ग्लोबली अवेलेबल कराने के लिए, सो दैट कि सब एक ही लैंग्वेज बोलें, एक ही लैंग्वेज बोले मतलब सब में एक यूनिटी हो और सब लाइक एक ही प्रोटोकॉल पे चलें, और ये सब कुछ रैंडमाइजेशन ख़त्म करने के लिए, प्रोप्राइवेटाइजेशन ख़त्म करने के लिए विंडसर्फ और बॉब कैन एक नए आइडिया के साथ आए, दैट इज़ TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है? TCP/IP प्रोटोकॉल बहुत ही सिंपल है। TCP को लाया गया था टू स्टैंडर्डाइज द वे ऑफ फॉर्मेटिंग द पैकेट्स। ठीक है, हम डेटा को फॉर्मेट कर रहे हैं, मतलब ठीक है, अगर कोई 10 MB का डेटा है तो हो सकता है कि एक नेटवर्क पे उसे एक एक MB में कन्वर्ट करके स्मॉल यूनिट्स में पैकेट्स बनाए जा रहे होंगे उसके। हो सकता है दूसरे नेटवर्क पे कोई उसे 2-2 MB के स्मॉल पैकेट्स में बना रहा होगा। मतलब पॉइंट यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि वे ऑफ फॉर्मेटिंग पैकेट्स अलग अलग नेटवर्क पे अलग अलग थे। सो दैट इज़ वाई एक TCP लाया गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लाया गया, जहाँ पे सबको एक ही वे में डेटा को फॉर्मेट करना था, पैकेट लाइक डेटा पैकेटिंग को फॉर्मेट करना था। मतलब अगर एक नेटवर्क पे एक एक MB में डेटा डिवाइड हो रहे हैं तो सारे नेटवर्क्स पे वैसे ही डिवाइड होंगे। सो दैट वाज द कॉमन प्रोटोकॉल। सो इसीलिए इसे लाया गया, सो दैट कि कोई रैंडमाइजेशन नहीं रहे और सारे नेटवर्क्स बाय द एंड ऑफ द 1982, ये सारी चीज़ें की गई थी 1980 एंड द एंड ऑफ द 1982, और इसे पब्लिकली लाइक लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 1983। 1 जनवरी 1983 को TCP/IP प्रोटोकॉल चालू किया गया था, और इसके पहले जितने भी प्रोटोकॉल थे उसे स्विच ऑफ कर दिया गया था बाय विंडसर्फ। और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट वाज द स्टैंडर्ड वे ऑफ असाइनिंग द एड्रेसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट TCP एंड IP प्रोटोकॉल। आप समझ गए होंगे कि TCP/IP प्रोटोकॉल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
through Gmail, through emails or through WhatsApp or through whatever. हम इस टॉपिक पे थोड़े बाद में आएंगे, आर्ची सर्च इंजन पे। उसके बाद शुरू हुआ, जैसा कि मैंने आपको बोला 1983 में जब एक कॉमन प्रोटोकॉल आ गया सबके साथ, अब सब एक ही लैंग्वेज बोल रहे थे, सब एक यूनिटी में काम कर रहे थे ओवर अ नेटवर्क। दैट अब हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास इंटरनेट था। अकॉर्डिंग टू द वेब सर्फ, इंटरनेट का बर्थ 1 जनवरी 1983 को हुआ था, क्योंकि इंटरनेट दैट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स वो स्टैंडर्डाइज किया गया था 1 जनवरी 1983 को। आफ्टर दिस बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई मार्केट में। मैं कमर्शलाइजेशन में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। कंपनीज लाइक सिस्को और जूनिपर, ये सारी कंपनीज कुछ चीज़ें सेल आउट करने लगी, ट्राई करने लगी सेल करने के लिए इंटरनेट पे, और लोग बड़े प्यार से इसको खरीदने भी लगे उस वक्त। तो क्या आप जानते हो कि इंटरनेट पे सबसे पहली चीज़ क्या परचेज की गई होगी? मैं आपको हिंट देता हूँ। आप में से बहुत लोगों की वो चीज़ फेवरेट होगी, हो सकती है। वो चीज़ थी पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा पहले ऐसी चीज़ थी जो इंटरनेट पे सेल आउट की गई थी, लाइक परचेज की गई थी इंटरनेट के थ्रू। पिज़्ज़ा पहले भी बन रहे थे, और बट मेरा ये पॉइंट है कि पिज़्ज़ा पहले ऐसी चीज़ थी जिसे इंटरनेट पे खरीदा गया था। काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग ना। सो देन वर्ल्ड वाइड वेब पॉप्स अप। सब कुछ सही चल रहा था और वर्ल्ड वाइड वेब इवन बेटर, इट वाज इवन बेटर। तो इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू कि हमें वर्ल्ड वाइड वेब की ज़रूरत क्यों पड़ी। एंड दिस इज़ वेयर द आइडिया ऑफ आर्ची सर्च इंजन कम्स इन। आर्ची सर्च इंजन एक सर्च इंजन था। जैसे इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हमें कुछ भी चाहिए होता है इंटरनेट पे फाइंड करने के लिए, तो हम गूगल पे जाते हैं, अपनी सर्च क्वेरी डाली एंड दैट्स इट, वी आर डन। सर्च डाली और सर्च क्वेरी डाली और उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बस इतना ही करना होता है। पहले ये चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। आर्ची एक टूल था जिसे 1987 में लाया गया था। इट वाज अ फर्स्ट सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। ये क्या करता था कि एफटीपी सर्वर्स के फाइल्स को इंडेक्स करता था आपके लोकल सर्वर पे, और उसके बाद आपको मैनुअली कोड लिख के, आई मीन जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट में करते हो, जैसे चेंज डायरेक्टरी करके आप डायरेक्टरी चेंज करते हो, फिर आप किसी फाइल्स तक पहुंचते हो, तो उसी तरह उस वक्त कमांड्स टाइप करके लोगों को अपनी स्पेसिफिक फाइल्स तक जाना होता था। उसके बाद दोबारा से कमांड टाइप करके वहाँ से रिटर्न भी आना होता था। दिस माइट सीम्स गुड अगर नेटवर्क पे कंप्यूटर्स कम है या नेटवर्क छोटा है, बट जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता गया, उसके बाद नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क में बढ़ते गए, उसके बाद हर बार पाथ टाइप करना और हर बार पाथ से वापस आना, दिस वाज अ काइंड ऑफ अ हेडेक। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं थी नॉर्मल लोगों के लिए। अगर ठीक है, अगर आप एक कंप्यूटर एंथुसियास्ट हैं तो आपको मज़ा आ रहा होगा, बट नॉर्मल लोगों के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। एंड दिस इज़ वेयर द आइडिया ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब पॉप्स अप। वर्ल्ड वाइड वेब के पीछे एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। टिम बर्नर्स ली चाहते थे कि हमें इतना इतना ज़्यादा कमांड्स टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े हमें किसी भी फाइल को ढूंढने के लिए ओवर द इंटरनेट। वो चाहते थे कि हम पर्टिकुलर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करें जहाँ पे एक क्लिक पे हम अपने डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुँच जाएं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट्स दिए during the invention of the World Wide Web. That was HTML, URI, and HTTP. HTML, it is a way of formatting the web. Like it is a way of designing a web. आप कह सकते हैं. URI, also known as URL, that is Uniform Resource Identifier or Uniform Resource Locator. It is a kind of address which is used to identify the resource. That means the target. For example, if I type google.com, so that is the resource where I want to go. तो एक टाइप का रिसोर्स, एक टाइप का टारगेट है जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, URI. HTTP, this is where the main role plays, the World Wide Web plays its main role, that is retrieving the resource from anywhere on the web. Like हमने रिसोर्स टाइप किया google.com, अगर google.com वेब पे एग्जिस्ट करता है पब्लिकली, तो उसे वो
रिट्रीव करके आप तक पहुंचाएगा HTTP। दिस इज द प्रोटोकॉल। सम केसेस में लोग HTTPS भी यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बट द मोस्ट सिक्योर्ड वर्जन ऑफ इट। एक चीज और सामने निकल कर आई ड्यूरिंग माई दिस लिटिल रिसर्च अबाउट द इंटरनेट, वो ये कि जब आर्ची सर्च इंजन में ये जो सर्च इंजन है जब FTP सर्वर्स की फाइल्स को इंडेक्स कर रहा होता है, तो FTP क्या है, यहाँ पे सवाल ये उठता है। FTP एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और ये आपको जान के थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगेगा आपको ये जान के कि FTP का जो इन्वेंशन था वो एक इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, एंड हिज नेम वाज अभय भूषण। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द IIT कानपुर। तो दिस वाज द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, एंड he's Abhay Bhushan, not like Sasi Bhushan. For those of you who don't know the Sasi Bhushan, he's a great philosopher in Dehradun, and he is like a person जिसने निर्वाणा प्राप्त कर लिया है। उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इंटरनेट की इन्वेंशन में एक इंडियन साइंटिस्ट का भी हाथ था। लाइक आप अज्यूम कर सकते हो कि 1969 में जहाँ हमारे पास पहली बार इंटरनेट लाइक कनेक्शंस बैठे थे दो चार कंप्यूटर्स के अंदर, और जस्ट आफ्टर फ्यू इयर्स लाइक इन 1971 हमारे इंडियन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है इन द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ वेब ब्राउजर्स के बारे में। तो आपको ये जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो था, जो कि टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो इन्वेंट किया गया था, द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इटसेल्फ अ वेब ब्राउजर इन 1990। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार अभी मैंने बताया था कि 1989 में इसका आइडिया दिया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। सो दैट वाज राइट, 1989 में इसका आइडिया दिया गया था, एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। मैं उस डॉक्यूमेंट की लिंक दे दूंगा, वो डॉक्यूमेंट कैसा दिखता था जो उन्होंने सर्न में प्रेजेंट किया था। सर्न एक लैबोरेटरी है, शायद यूएस में, एक सॉरी आई डोंट नो वेयर इट्स, एक लैबोरेटरी, फिजिक्स लैबोरेटरी जहाँ पे फिजिक्स रिलेटेड रिसर्चेज होती हैं। उसमें लाइक स्पॉन्सर्ड बाय सलमान खान, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सर्न में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया था, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन से। अपार्ट फ्रॉम दैट इस पे काम करना शुरू किया उन्होंने 1990 में, और इसे सक्सेसफुली बिल्ड भी किया था। और उन्होंने अपने ही कंप्यूटर को, उनके कंप्यूटर का नाम था नेक्स्ट कंप्यूटर, वो कंप्यूटर उनका जो अपने लैबोरेटरी में वो यूज़ करते थे, उस कंप्यूटर का नाम था नेक्स्ट कंप्यूटर। और अपने ही कंप्यूटर को उन्होंने एज अ क्लाइंट भी यूज़ किया था, एज अ सर्वर भी यूज़ किया था। सो कैन यू इमेजिन, एक ही कंप्यूटर एज अ क्लाइंट एज अ सर्वर। और उसके बाद 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब को पब्लिकली अवेलेबल किया गया। इसलिए आप बहुत बार जब वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जब आप सुनोगे तो आपको ये शायद देखने को मिलेगा कि 1991 में इसकी इन्वेंशन हुई है। तो दैट इज़ वाई, बिकॉज 1991 में इसे पब्लिकली अवेलेबल किया गया था लोगों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अरवाइज वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अरवाइज पहला एक वेब ब्राउजर था जिसमें हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखने को मिला था, एंड ऑल्सो इट वॉज रन ऑन यूनिक्स पे लोग ज़्यादा इसे यूज़ करते थे अरवाइज को। यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ मैंने शो किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लू लाइंस हैं वो विंडोज़ को शो कर रही है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, और जो येलो लाइंस हैं वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को शो कर रही हैं। और अगर आप यहाँ पे ईयर्स देख पा रहे हो तो 1993 तक, 1994 तक आप देख सकते हो कि लोग यूनिक्स कितना ज़्यादा यूज़ करते थे, और उसके बाद विंडोज़ ने मार्केट कवर कर लिया। So the reason which I think for the Windows market was the Cello. Cello was the first web browser with GUI to run on Windows. इसके पहले कोई सा भी वेब ब्राउज़र विंडोज़ पे नहीं चलता था। सेलो के बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का वेब ब्राउज़र लॉन्च किया, दैट वाज इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपने कभी भी अगर देखा होगा वेब ब्राउज़र्स की हिस्ट्री में, तो आपको पता चला होगा कि एक वक्त था जब इंटरनेट एक्सप्लोरर मार्केट को कवर किया करता था लाइक सर्च इंजन्स में। फिर उसके बाद मोज़िला आया, फिर अभी गूगल क्रोम करंटली सबको डोमिनेट कर रहा है।
So this was it guys for the history of the internet. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, and thank you for sticking with me till the last. And this was it. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. And if you have any query or any doubt or anything like that, or if you have any suggestion for me, please let me know in the comment section, or you can mail me, or you can contact me on WhatsApp or wherever you can. Thank you so much for watching.